चलिए देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। देखिए सबसे पहले स्क्रीन पे चाहिए साइज़ इक्वल टू, ये स्क्रीन पे प्रिंट होकर के आना चाहिए। कैसे आएगा? हमें पता है कुछ भी चीज़ अगर स्क्रीन पे प्रिंट करानी हो तो वो किससे आती है, system.out.println से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखे, यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है, जो मांगा है साइज़ इक्वल टू, वही यहाँ पर लिख देंगे साइज़ इक्वल टू। तो इससे क्या होगा, साइज़ इक्वल टू स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके आगे क्या है, कर्सर चाहिए ताकि यूज़र वैल्यू डाले। अब बताइए कर्सर किस लाइन से आता है? उसके लिए आपको स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा और स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट java.util.scanner, और स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, स्कैनर इनपुट इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पर लिख देते हैं system.in। इससे कनेक्शन बन गया, लेकिन कर्सर नहीं आएगा। कर्सर किस लाइन से आता है, ये जो भी नाम दिया है आपने ये लिखेंगे input.next int, यानी इंटीजर वैल्यू लेने के लिए आप कर्सर लेकर आना चाहते हैं, इससे कर्सर आ जाएगा यहाँ पर। मान लीजिए यूज़र ने डाला 4, अब ये 4 आपको ला करके दे देगा। तो आपको एक वेरिएबल चाहिए जिसमें आप स्टोर कराएंगे। मान लीजिए मैंने स्टोर करा लिया इसे साइज़ नाम के वेरिएबल में, आप चाहें तो कुछ और भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया n। तो अब जैसे ही कर्सर आएगा, यूज़र वैल्यू डालेगा 4, ये 4 ला करके आपको यहाँ पर दे देगा n के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस साइज़ का, जो भी साइज़ यूज़र ने डाला है, इसका एरे बनाना है। अब बताइए एरे कैसे बनता है मेमोरी के अंदर। अगर आपने लिखा इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR, क्या इससे एरे बनेगा? नहीं, इससे एरे नहीं बनेगा। ये तो सिर्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि एरे को होल्ड करेगा। जैसा मैंने पिछली वाली वीडियोस के अंदर बताया था कि जैसे आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं इंट स्क्वायर ब्रैकेट ARR, तो इससे क्या होगा, मेमोरी के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर एक स्पेस बन जाएगा ARR। ये जो ARR है इंटीजर एरे होल्ड करेगा, अभी कर नहीं रहा। ठीक है, तो एरे किससे बनेगा? एरे बनता है इस स्टेटमेंट से, न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर साइज़ देना है। कितने साइज़ का बनाना है? 4 का नहीं, जो भी साइज़ यूज़र डालेगा वो कहाँ जाएगा, n में जाएगा। तो इस बार हम यहाँ पर लिख देंगे n। ठीक है, तो इससे क्या होगा, n साइज़ का एरे क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यूज़र ने 4 डाला है, n के अंदर क्योंकि 4 गया है, तो ये कितने साइज़ का बना देगा, 4 साइज़ का एरे बना देगा। यानी अगर मेमोरी की बात करें तो फर्स्ट लाइन से क्रिएट हुआ ये, सेकंड लाइन से ये एरे क्रिएट हो गया। लेकिन अभी भी ये जो एरे है ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक कि इसे किसी वेरिएबल को, जैसे ARR को असाइन नहीं कर दिया जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कोड में ये जो एरे क्रिएट हुआ है इसे ARR को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब आगे आना चाहिए ARR 0 इक्वल टू, ये स्क्रीन पर चाहिए। तो स्क्रीन पर लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम system.out.println यानी SOP का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट में बोल रहा हूँ SOP। क्या चाहिए, ARR का 0। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इस ARR 0 को क्या मैं, मान लीजिए मेरे पास एक वेरिएबल है i0, क्या मैं यहाँ पर i लिख सकता हूँ? बताइए इससे क्या आउटपुट आएगा। देखिए इससे आउटपुट आएगा ARR i। क्यों आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ आप डबल कोट्स में दोगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। तो इससे ARR 0 नहीं आएगा। ARR 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
जो चीज़ एज इट इज़ चाहिए उसे तो डबल कोट्स में डाल दो। जैसे ये ARR स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो एज इट इज़ चाहिए, तो इसे हमने डाल दिया डबल कोट्स में। प्लस किस लिए यूज़ होता है? दो चीज़ों को कॉन्कैटनेट करने के लिए। इसके बाद चाहिए हमें i की वैल्यू, तो i क्योंकि वेरिएबल है तो इसलिए इसे डबल कोट्स में नहीं डालेंगे, यहाँ पे प्लस, और फिर जो भी चीज़ आपको एज इट इज़ चाहिए वो डबल कोट्स में डाल दीजिए। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज भी आ गई। इसके आगे क्या चाहिए? एक इक्वल टू चाहिए। तो इससे ARR स्क्वायर ब्रैकेट 0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ये स्क्रीन पर आ जाएगा, कर्सर नहीं आएगा। कर्सर किससे आएगा? कर्सर आएगा इस स्टेटमेंट से, इनपुट डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, इससे स्क्रीन पर कर्सर आएगा। यूज़र वैल्यू डालेगा, मान लीजिए 4 डाल दी, तो सिर्फ इतना लिख देने से क्या मेमोरी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मेमोरी में जो एरे बना है उसमें अभी कोई वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो वैल्यू भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए इससे क्या हुआ, इससे कर्सर आया, सिर्फ स्क्रीन पे दिख रहा है ARR 0। किस लिए दिख रहा है? क्योंकि आपने SOP में दिया है, लेकिन जो वैल्यू आई आपने क्या कहीं पे स्टोर की? नहीं की। कहाँ पर स्टोर करनी है? ARR की 0 पोजीशन पे स्टोर करनी है। तो मेमोरी के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो इस स्टेटमेंट से जाएगी। क्या मैं इस 0 की जगह i लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो इससे कर्सर आया, मान लीजिए यूज़र ने डाला 4, कहाँ चला गया? ARR की i यानी ARR की 0 पर चला गया। यानी अगर मेमोरी की बात करें तो ARR की 0 पर अब क्या चला जाएगा? अब चला जाएगा 4। अब हमें ARR 1 इक्वल टू डिस्प्ले कराना है, तो जिस तरीके से आपने ये डिस्प्ले कराया इसी तरीके से आप यहाँ पर ARR 1 के लिए भी लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ। अब देखिए ये फिर से ARR 0 प्रिंट करेगा, लेकिन हमें क्या 0 चाहिए? हमें 1 चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर i++ कर देते हैं। तो अब मेमोरी के अंदर i की वैल्यू हो गई होगी 1। अब क्योंकि i की वैल्यू 1 है तो ये प्रिंट करेगा ARR 1 इक्वल टू, इससे कर्सर आ जाएगा। यूज़र ने मान लीजिए डाल दिया 5 जाकर के कहाँ पे स्टोर होगा? ARR की 1 पर। इसी तरीके से आप 2 और 3 के लिए लिख दीजिए। मैं लिख देता हूँ। अब इससे क्या होगा? इससे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, साइज़ भी ले लिया, ARR की 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, इस तरीके से स्क्रीन पर प्रिंट भी हो गया और वैल्यूज़ मेमोरी के अंदर भी चली जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं। देखिए अगर आप इस कोड को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये काम बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम क्या कर सकते हैं? जो काम बार बार रिपीट होता है उसे कहाँ डालते हैं? लूप में डाल देते हैं। कितनी बार लूप चलेगा? जितना n आपने एंटर किया होगा उतनी बार ये लूप चलेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडेक्स पोजीशन हमें इनिशियली 0 चाहिए। तो क्या करें? लूप लगा देते हैं फॉर इंट i इक्वल टू 0। कब तक चलाना है? i लेस देन 4 नहीं, n, क्योंकि n के अंदर ही वो साइज जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर i++। ठीक, यहाँ पर लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, और क्योंकि बस यही स्टेटमेंट रिपीट करनी है तो इन दोनों स्टेटमेंट को ही इसके अंदर लिखेंगे। i++ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये काम फिनिश होने के बाद i++ ऊपर हो रहा है। ठीक है, बाकी अब इस स्टेटमेंट को आप हटा दीजिए। तो इतने से हमारा ये काम हो गया। एक बार सेव कर लेते हैं और एक बार इसे चला करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कंपाइल कर देता हूँ, जावाc test.java, सॉरी, कंपाइल हो गया। रन कर लेते हैं। ये देखिए साइज इक्वल टू कर्सर आ रहा है,
कर्सर नेक्स्ट लाइन पे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने प्रिंट की जगह प्रिंट एलन लिख दिया। तो प्रिंट एलन क्या करता है? प्रिंट करने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे ले आता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। अब देखिए ARR 0, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 5, फिर, ठीक है। आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अभी जो कोड लिखा है वो सिर्फ वैल्यू लेने के लिए ही लिखा है, और ये नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। वो कैसे ठीक होगा? यहाँ से ln हटा देते हैं और यहाँ से भी ln हटा देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, फिर से कंपाइल करते हैं, रन भी कर देते हैं। ये देखिए अब कर्सर यहाँ पर आ रहा है। अब साइज डाल दिया, मान लीजिए मैंने 3, तो कितनी वैल्यू लेगा? सिर्फ 3 वैल्यू लेगा। जैसे मैंने डाला 2, 6 और 6 एंड 7, ठीक है। ये 6 नेक्स्ट लाइन पे इसलिए आ गया क्योंकि मैंने गलती से एंटर प्रेस कर दिया था बिना वैल्यू डाले। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए आउटपुट। कब चाहिए? ये काम फिनिश होने के बाद। ये काम कहाँ पे फिनिश हो रहा है? इस लूप के बाद। तो आउटपुट कैसे आएगा? हम लिख देते हैं यहाँ पर system.out.println, जो भी चाहिए स्क्रीन पर वो एज इट इज़ यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमें ARR 0 से प्रिंट कराना है, तो क्या करें? फिर से मैं एक वेरिएबल ले सकता हूँ int j = 0 और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ system.out.println। क्या लिखूँ इसमें? डबल कोट्स के अंदर ARR स्क्वायर ब्रैकेट, ये तो एज इट इज़ चाहिए, इसके बाद 0 चाहिए, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर j, क्योंकि j की वैल्यू 0 है, प्लस आगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज चाहिए, हमने लिख दिया, कोलन भी चाहिए तो कोलन लगा दिया, डबल कोट्स क्लोज, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। तो इससे इतना लिखा हुआ आ जाएगा आगे। लेकिन हमें 4 भी चाहिए, तो 4 किससे आएगा? फिर से यहाँ पर अगर मैं प्लस करके ARR का j लिख दूँ तो ARR की j पर क्या होगा? ARR का j मतलब ARR के 0 पर। ARR के 0 पर क्या होगा? क्योंकि हमने 4 स्टोर किया था तो मेमोरी में 4 ही पड़ा होगा, वही ये प्रिंट कर देगा। इसके बाद ये प्रिंट हो गया। ये कैसे प्रिंट होगा? कुछ नहीं करना, बस j++ और फिर से हम सेम लाइन यहाँ पर रिपीट कर देंगे। मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दी। अब नेक्स्ट कैसे आएगी? फिर से हम j++ और यही लाइन यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। ऐसे ही बाकी के लिए भी मैं लिख देता हूँ एक बार। ये मैंने कोड लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये वाला काम बार बार रिपीट हो रहा है। जो काम बार बार रिपीट होता है उसे हम क्या करते हैं? लूप में डाल देते हैं। तो इसमें भी आप लूप लगा सकते हैं, वैसे ही जैसे ऊपर लगाया था। क्या लिखें? फॉर इंट j = 0, कितनी बार चलेगा? जितनी n की वैल्यू होगी, j <n और j++, ठीक है। यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और इस j++ को हटा देते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज। क्यों? क्योंकि j++ हमने ऊपर कर रखा है, ठीक है। इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लूप लगा दिया है, ठीक है। दैट्स इट। तो आपका कोड फिनिश है। आप इसे सेव करें, कंपाइल करके देखें, रन करके देखें, तो आप देखेंगे कि सेम आउटपुट आपको ये आ चुका है। कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। देखिए साइज़ मांग रहा है, मैंने इस बार डाल दिया साइज़ 5। तो कहाँ तक चलेगा? 0 1 2 3 4 तक चलेगा। यहाँ पर डाला मैंने 6 सही काम नहीं कर रहा है मेरा, इसलिए नेक्स्ट लाइन पे पहुँच जाता है 1 4 8 9। बस इसके बाद आउटपुट शो कर देगा जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा। ये देखिए, ठीक है। तो आई होप कि
क्वेश्चन को किस तरीके से समझना है, स्क्रीन पर क्या आएगा, मेमोरी पर क्या आएगा, और किस तरीके से आपको लॉजिक बनाना है और कोड लिखना है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को आप दोबारा देखें, तीसरी बार देखें, पक्का क्लियर होगा। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।